इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको काफी कुछ अभी तक बता दिया है, लाइक कूलम्ब्स लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। करेक्ट। सो वो सारी चीजें वो आप पढ़ भी रहे होंगे और आपने रिवाइज की होगी। अगर नहीं रिवाइज की है तो प्लीज उसको रिवाइज कर लो, पिछले वीडियोस देख लो, ताकि ये कनेक्टिविटी आपको इस लेक्चर में मेंटेन रहे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जैक्टली, उसके कुछ एक्सप्रेशंस रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। सो लेट्स कंटिन्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल। Now what is this electric dipole? इलेक्ट्रिक डायपोल सिंगल चार्ज के बारे में तो आपने काफी कुछ पढ़ा ही है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट whenever two charges of same magnitude but opposite nature, two charges of same magnitude but opposite nature separated by a very short distance, the whole arrangement is known as electric dipole. This arrangement is known as electric dipole. अगर मैं इस पूरे सेपरेशन को, इसके पूरे जो भी सेपरेशन होता है प्लस टू माइनस क्यू, इस पूरे सेपरेशन को जनरली दो पार्ट में डिवाइड करके बताया जाता है। सपोज सेंटर टू वन साइड L, सेंटर टू अदर साइड L. So this whole arrangement of separation to L is known as electric dipole. So two charges of same magnitude but opposite nature separated by a short distance, that is 2L, is known as electric dipole. इसी को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है, इसके लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया है एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। दैट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the either charge, product of magnitude of the either charge and separation between the two, that means q into 2l. magnitude की बात करें तो magnitude is simply q और दोनों के बीच का separation 2l, तो p into ql. this term is known as electric dipole moment. So electric dipole moment of any electric dipole is defined as the product of magnitude of the either charge and the separation between the two. तो दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड ले लो और उनके दोनों के सेपरेशन को मल्टीप्लाई कर दो, व्हाटएवर यू गेट दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। सेम चीज आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ने को मिलेगी, सेम चीज मैग्नेटिज्म में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर ये आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए वो चीज काफी इजी होगी। जितने रिलेशन हम इससे पढ़ने वाले सेम टू सेम रिलेशन ऑलमोस्ट आप मैग्नेटिज्म में भी पढ़ोगे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो हमने देख लिया। अगर हम ये देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होना चाहिए, What should be the unit? सिंपल है, मैथमेटिकल फॉर्मूले को देखते हुए आप बता सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ, तो यूनिट शुड बी कूलम मीटर। यूनिट शुड बी कूलम मीटर। चलो डायमेंशन भी देख लेते हैं इसका। What should be the dimension of this one? कूलम का डायमेंशन क्या होता है? कूलम का डायमेंशन I-T, करेक्ट? कूलम का डायमेंशन इज I-T and this is meter, that is length, ITL, करेक्ट? एवरीथिंग पावर हैज 1 1 1, तो वो हमको नहीं भी दिखाए तो भी चलेगा। ITL, दैट्स डायमेंशन ऑफ दिस। नाउ फाइंड कम्स की ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, डेफिनेटली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसका डायरेक्शन भी होगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? Direction of this electric dipole moment is along the line joining the two charges, along the line joining the two charges, but direction कैसा होता है? Along the line joining the two charges and direction is always negative to positive, negative to positive, like this way. आप इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी से भी याद कर सकते हो। और लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होता है? पॉजिटिव से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव की तरफ एंड करती है। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज negative to positive. So vector quantity direction is negative to positive along the line joining the two charges. Correct? Negative to positive along the line joining the two charges. This is what electric dipole and its electric dipole moment.
अब देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ लिया, इससे मैं रिलेटेड में आपको दो डेरिवेशन बताने वाला हूं। एक तो अगर ऐसे किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ऐसे किसी डायपोल को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होता है। एक सिंगल चार्ज के साथ क्या होता है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो पिछले लेक्चर्स में। अगर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। बट अगर इसी तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है इसके ऊपर देखते हैं। चलो, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सपोज करो कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डायपोल रख दिया, क्या रख दिया, एक डायपोल। और डायपोल कुछ इस तरह से इंक्लाइन पोजीशन में रखा हुआ है, लेटेड भी दिस हैविंग चार्जेस प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, और ये इसका सेंट्रल पॉइंट, इसका सेपरेशन L, इसका सेपरेशन L, फाइन। सो एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेशन बिटवीन द टू इज 2L। अगर मैंने एक ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, क्या होगा, लेट्स सी क्या होगा इसके साथ। जैसा आपको पता है, अगर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो दैट एक्सपीरियंसेस फोर्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो फोर्स होना चाहिए, और होता भी है। ये चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन दिस डायरेक्शन ऑफ QE, और ये चार्ज उतने ही मैग्नीट्यूड का अट्रैक्टिव फोर्स फेस करेगा QE। तो ईच चार्ज दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ईच चार्ज इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक पे रिपल्सिव और एक पे अट्रैक्टिव। अब देखो, अगर इस पे रिपल्सिव और इस पे अट्रैक्टिव तो एज ए रिजल्ट होगा क्या, एज ए रिजल्ट होगा क्या। सपोज ये मेरा डायपोल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक रिपल्सिव फोर्स फेस कर रहा है और दूसरा अट्रैक्टिव, एक रिपल्सिव दूसरा अट्रैक्टिव, एक रिपल्सिव दूसरा अट्रैक्टिव, एक रिपल्सिव दूसरा अट्रैक्टिव। तो एज ए रिजल्ट हो क्या रहा है, एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है इसके साथ, ये एक टर्निंग इफेक्ट ले रहा है, करेक्ट, ये रोटेट हो रहा है। और जब चीजें रोटेट होती हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, क्या एक्ट होता है, फोर्स, नो, बेटर वर्ड इज टॉर्क, इसके ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा है। तो व्हाट वी कैन से कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दैट टाइम इट एक्सपीरियंसेस अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और एज ए रिजल्ट अब वो क्या करता है, एज ए रिजल्ट इट स्टार्ट्स टर्निंग लाइक दिस वे। मतलब बेसिकली समरी ऑफ द डिस्कशन ये है कि इसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करने वाला है। तो कितना टॉर्क एक्ट करता है, चलो फाइंड आउट कर लेते हैं उसको भी, कितना टॉर्क एक्ट कर रहा होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड देख रहे हो आप, दोनों ही पोल्स पे फोर्स है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड हर एक पोल पे कितना है, Q into E। ईच चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड QE। तो टॉर्क कितना होगा, डेफिनेटली देयरफॉर टॉर्क, बिकॉज दोनों पे साइड्स में फोर्स है, वो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, टॉर्क इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच का फाइंड आउट कर लो। तो ना अब देखो, टॉर्क तो निकालना है तो आपको फोर्स चाहिए, फोर्स तो आपको मालूम है क्यों हुई, बट डू वी नो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डू वी नो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है ना, तो आपको इन दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन के बीच में एक परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस QE को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो और यहां से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं MNO। अब आप देखो, इन दोनों फोर्सेस के बीच में this MO is acting like a perpendicular distance। तो फिर हमारा यहां से फॉर्मूला फॉर टॉर्क इक्वल्स टू आ जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स का मैग्नीट्यूड सपोज F, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द टू इज लेंथ ऑफ MO, बट लेंथ ऑफ MO कहां से मिलेगी, तो आपको पहले लेंथ ऑफ MO निकालना पड़ेगा, ये तो हमको पता नहीं है। चलो ये कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं। सपोज करो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा यहाँ पे,
तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, करेक्ट, ये एंगल भी थीटा ही होगा। चलो इसको मैं स्टेप नंबर 3 पे रख देता हूं। एमओ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एमओ कैसे मिलेगा? यूजिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एम एन ओ पाइथागोरस थ्योरम, साइन कॉस रिलेशन, क्या करना चाहिए यहाँ पे हमको, क्या करना चाहिए अगर एमओ फाइंड आउट करना है? तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंगली थीटा का ये अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या आएगा? एम ओ बाय एम एन, एम ओ बाय एम एन। चलो साइन थीटा तो मिल जाएगा मुझे, एम ओ फाइंड आउट ही करना था और एम एन की वैल्यू दी है 12। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? एम ओ इक्वल्स टू 2l sin थीटा। ठीक है, स्टेप नंबर 4, sin थीटा इक्वल्स टू एमओ बाय 12। तो यहां से एमओ मिल गया 2l sin थीटा, तो एमओ की वैल्यू मिल गई आपको, एमओ की वैल्यू मिल गई, तो उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स का वैल्यू कितना? फोर्स का वैल्यू Q इंटू ई, और लेंथ ऑफ एमओ कितना? 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। तो चलो देखो इसको समराइज करते हैं। Q इंटू 2l, Q इंटू 2l को एक साथ में ले लो, E इंटू साइन थीटा। ये थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है। Q इंटू 12 अभी मैंने आपको बताया, Q इंटू 12 क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं, और E इंटू साइन थीटा। बच्चों ये है एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या है ये? एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये डेरिवेशन क्या था हमारा? डेरिवेशन था टॉर्क experienced by electric dipole, टॉर्क experienced by electric dipole। मतलब किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हो तो वो एक टर्निंग इफेक्ट लेता है। क्यों लेता है? बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इट। तो टॉर्क कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? टॉर्क डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे, टॉर्क डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे, और एट द सेम टाइम टॉर्क डिपेंड करता है साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पे। अगर ये साइन ऑफ थीटा पे भी वैल्यू करता है, देखो फॉर अ गिवन डायपोल तो P कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम अगर कांस्टेंट रखते हैं, तो टॉर्क डिपेंडेंट है थीटा पे। तो मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम ज्यादा होगी, ऑब्वियसली टॉर्क का वैल्यू भी चेंज होगा, टॉर्क का वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगा। अब इसमें अगर मैं दो केसेस ले लूं, सपोज अगर ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, केस 1, if dipole is perpendicular to E, तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, और उस समय टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? PE साइन ऑफ 90 डिग्री। P ऑफ साइन 90 कितना होता है? 1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? PE, दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, करेक्ट। सो टॉर्क इस पोजीशन में मैक्सिमम होगा। चलो केस 2 ले लेते हैं। केस 2, इफ डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पोजीशन में, अगर ये डायपोल इस पोजीशन में हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। एंड दैट टाइम इफ यू कैलकुलेट टॉर्क, तो PE साइन ऑफ 0, एंड दैट विल बी साइन 0 0, और डेफिनेटली ये वैल्यू कब होती, कितनी हो जाएगी? मिनिमम। तो किसी भी मैग्नेट के लिए टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डायपोल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब ये परपेंडिकुलर पोजीशन होता है। जब अगर ये पैरेलल पोजीशन आएगा तो टॉर्क उस पर 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये एकदम रेस्ट वाली पोजीशन होगी, मोस्ट स्टेबल पोजीशन होगी, इसकी मोस्ट स्टेबल पोजीशन होगी, और ये मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन होगी। इस पोजीशन में मैग्नेट या फिर डायपोल कभी रुक ही नहीं सकता। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल इस पोजीशन में कभी नहीं रुक सकता। ये मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन है और ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस पे कितना टॉर्क ऐड करता है। टॉर्क, एक और चीज पे बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर इन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, ये वेक्टर इन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, आपको पता है दो टाइप के वेक्टर्स के प्रोडक्ट होते हैं। डेफिनेटली साइन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो होप द पॉइंट इज क्लियर कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज होती है
और उस इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होता है, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और उस टॉर्क की वजह से वो टर्निंग इफेक्ट पे आता है। मतलब चाहते न चाहते वो अपने आप घूम जाएगा, चाहते न चाहते अपने आप वो घूमेगा। अच्छा, घूम जाएगा, कोई ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को फ्रीली छोड़ दूं तो ऐसे टर्न हो जाएगा। सपोज करो कि आपको उसका उल्टा घुमाना है, आपको उस पोजीशन में रोक के रखना है। आपको अगर उस पोजीशन में घुमाना है तो डेफिनेटली आपको इस टॉर्क के अगेंस्ट में टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, इजंट इट? अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इस तरह से टर्न करना हो अगेंस्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो आपको एक्सटर्नली टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट? आप अगर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हो वो भी टॉर्क के अगेंस्ट में, तो क्या होगा, किसी भी टॉर्क के अगेंस्ट में जब आप टॉर्क अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। एनर्जी वेस्ट होगा, इनडायरेक्टली आप वर्क परफॉर्म करोगे, करेक्ट? यू विल परफॉर्म वर्क। और ऐसा ही होता है, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को आप ऐसे टर्न करना स्टार्ट कर दो अगेंस्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो डेफिनेटली वहां पे आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। चलो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना डिग्री एंगल घुमाना होगा। सपोज मुझे थीटा डिग्री टर्न करना हो इस डायपोल को अगेंस्ट द डायपोल, तो कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा वही होगा, वो भी चेक कर लेते हैं। इस तरफ तो ऑटोमेटिकली घूम जाएगा, इस तरफ तो वो ऑटोमेटिकली घूम जाएगा बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उल्टा घुमाना हो आपको, तो आपको एक्सटर्नल टॉर्क लगा के अप्लाई करना पड़ेगा वर्क। तो कितना वर्क करना पड़ता है वो भी चेक कर लेते हैं। लेट्स सी हियर। नेक्स्ट हमारा जो डेरिवेशन है वो इसी के लिए है कि हाउ मच इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ और एन इलेक्ट्रिक डायपोल। चलो देखते हैं, लेट्स सी हियर। सपोज करो फिर से, वंस अगेन वी हैव वन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इसमें मैंने एक डायपोल को रखा हुआ है। मेरा ये डायपोल है। Initially it is making an angle of theta 1 with the electric field. Initially it is making an angle of theta 1 with respect to electric field. Plus q minus q. अब सपोज मुझे यहां से टर्न करना है इसको इस पोजीशन पे, ये प्लस q माइनस q, ठीक है? ये इसका इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन। दिस इज पोजीशन नंबर 1 और यहां से मुझे टर्न करके इसको लेके आना है थीटा 2 इतने एंगल पे, थीटा 1 से थीटा 2 पे टर्न करना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? अब कैसे क्या पता चले कितना वर्क करना पड़ता है? तो मान लेते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज यहां से यहां तक टर्न करने में एंगल की वैल्यू हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कितना, बस हम ये सिंबल्स के फॉर्म में कैलकुलेशन करने वाले, थीटा 1 से थीटा 2 पे अगर आपको टर्न करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले ये चीज हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट पूरे वर्क को क्या करते हैं हम छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट dw with a small work done, let dw with a small work done for small displacement d theta, ठीक है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर d थीटा आपको परफॉर्म करना है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, dw। अब वर्क डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। बट ये टॉर्क कितना होता है, अभी हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया, टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा, करेक्ट? अब देखो इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना वर्क करना पड़ रहा है, तो थीटा 1 से थीटा 2 के लिए टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, ये कैसे आप निकालोगे? हमारा वही ट्रेडिशनल मेथड, गो फॉर इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा देखो, लेट dw with the total work done for displacement theta 1 to theta 2, और ये कैसे मिलेगा, और let w with the total work done. So w equals to given by integration of dw मतलब integration of pe sin theta d theta,
डेफिनेटली जैसा आपको पता है पी और ई कांस्टेंट है, वेरिएबल टर्म हमारा सिर्फ थीटा है और जिसका इनिशियल पोजीशन है थीटा 1, फाइनल पोजीशन है थीटा 2। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का लॉजिक देख लो। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू गिवन बाय पीई इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा डी थीटा विद लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा यहां पे हो जाएगा विथ लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, विथ लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। अब क्या करोगे, एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स, तो इट विल बी माइनस ऑफ कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, करेक्ट। So that can be written as PE equals to minus of cos theta 2 minus becomes plus cos theta 1, and this can be better way written as cos of theta 1 minus cos of theta 2। ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। मतलब अगर आपको किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2 पे टर्न करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क विल बी इक्वल टू पी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, जहां पे थीटा 1 उसकी इनिशियल पोजीशन होगी और थीटा 2 उसकी फाइनल पोजीशन होगी। मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 डिग्री से 45 डिग्री पे टर्न करना है, 30 डिग्री से 45 डिग्री पे टर्न करना है, तो क्या आएगा फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स टू पीई कॉस ऑफ 30 माइनस कॉस ऑफ 45, कॉस ऑफ 30 कॉस ऑफ 45। इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्या है, कंटेंट आपको दिया रहेगा, सारे डेटा आपके पास सामने रहेंगे, खाली आपको वैल्यूज प्लेस करनी है तो मिल जाएगा आपको एक्सप्रेशन फॉर वर्क। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सप्रेशन किसका था, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्रेशन। अगर मैं फ्री छोड़ दूं डायपोल को तो डायपोल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से इधर आ जाएगा इस डायरेक्शन में, लेकिन मुझे उसको उल्टा टर्न करना है। जब आप टॉर्क के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट करने जा रहे हो तो आपको एक्सटर्नली टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। जब एक्सटर्नली टॉर्क अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप वर्क परफॉर्म करोगे, और आपका वर्क कितना होगा, कैसे निकाला हमने, सिंपल वही ट्रेडिशनल मेथड, पूरे वर्क को पहले छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। सपोज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए वर्क डन इज डीडब्ल्यू, तो कैसे मिला, डीडब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इनटू थीटा, डीडब्ल्यू इक्वल्स टाउ इनटू थीटा। बट टाउ क्या होता है आपको पता है, अभी हमने डिराइव किया था इस डेरिवेशन से पहले, पीई sin थीटा। तो अब छोटे से वर्क डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना वर्क, तो थीटा 1 से थीटा 2 के लिए कितना वर्क, ट्रेडिशनल मेथड इंटीग्रेशन, सिस्टम को इंटीग्रेट करो और फाइनली जाके आपको ये फॉर्मूला मिलता है। ये है एक्सप्रेशन फॉर वर्क, इसे एक्सप्रेशन फॉर वर्क। एक चीज और बता दूं, देखो जैसा हमेशा आपको पता है एक का लॉस दूसरे का फायदे में कन्वर्ट होता है, एक का लॉस दूसरे के फायदे में कन्वर्ट होता है। मतलब एक ने एनर्जी वेस्ट की है तो दूसरे को एनर्जी मिलनी चाहिए, एक ने एनर्जी वेस्ट की तो दूसरे को एनर्जी मिलनी चाहिए। और ऐसा यहां पे भी होता है। क्या होता है, जब आप टॉर्क को या डायपोल को टर्न कर रहे हो तो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो, तो आपने जो वर्क परफॉर्म किया है उस एनर्जी का कहीं और कन्वर्जन होना चाहिए ना। और यही होता है, जो एनर्जी हम वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क, जो एनर्जी हम वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वो कहां जाती है, वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। सो व्हाट हैपेंस, दिस वर्क is stored in the form of potential energy of electric dipole, potential energy of electric dipole. So therefore work will be equal to potential energy, जिसको हम U से इंडिकेट करते हैं। तो यहां पे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, तो भी वही फॉर्मूला आएगा, cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। ये पूरा फॉर्मूला है potential energy of an electric dipole, PE cos theta 1 minus cos theta 2। अब सिंपल टर्म्स है यार, सब फॉर्म न्यूमेरिकल में आपको P दिया रहेगा, E दिया रहेगा, थीटा 1 दिया रहेगा, थीटा 2 दिया रहेगा, करेक्ट। तो सारे वैल्यूज प्लेस करो और आंसर निकाल लो, सिंपल। इससे इजी क्या आएगा, इजी है ना। सो होप आपको जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया सब कुछ समझा होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हाट डायपोल मोमेंट, उसका यूनिट, डायमेंशन, देन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर अगर ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क फेस करता है, विच इज गिवन बाय पीई साइन ऑफ थीटा।
बट अगेंस्ट द टॉर्क अगर आपको उसको रोटेट करना चाहते हो तो फिर आपको एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, इनडायरेक्टली आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज गिवन बाय पीई cos of theta 1 माइनस cos of theta 2। यही वर्क डन फिर कहा जाता है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही आएगा पीई cos of theta 1 माइनस cos of theta 2। ओके बच्चों, तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आती है तो फिर से रिपीट करो, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और डायपोल्स रिलेटेड कुछ और डेरिवेशंस भी करेंगे। ओके ठीक है, अभी के लिए टाटा बाय बाय। वीडियोस देखते रहो, पढ़ते रहो।